All right. Now, if you look upon to our own country, the history of having multinational companies in our nation is very, very old. And if you can look on to the various companies which have been there in our country itself, is the biggest example is Citigroup, which had its existence in India since 1902. 1902 से Citibank हमारे देश में किसी न किसी रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है. Then you can see the various companies: Vodafone, Amazon, HUL, Samsung, Adidas, Lotte Chocopie आप खाते होंगे, DHL, Mercedes Benz, Toyota, Garnier, Panasonic, Cognizant, जहां पे आपकी नौकरी भी लगती है कभी कभी, Sony and Citigroup. See, these are so many companies having their existence since 1902. बल्कि उससे भी पहले अगर सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी दुनिया की कोई थी तो वो कौन सी थी? If you can give me the name. चॉकलेट फ्रॉम माय साइड, अगर सही बताओगे तो. दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, सबसे पुरानी मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी थी? बताएगा कोई मुझे? Any guesses? Anybody? Sir, Walmart. और पहले जाओ. Colgate. No. Just think. A hint. It is from East. I mean, मैंने नाम बोल दिया. It is the East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया भर में अपना एग्जिस्टेंस दिखा चुकी है, सबसे पहली बात. और दूसरी बात, उसके पास इतना ताकत आ गया था कि वो दुनिया भर के लोगों को अपना गुलाम बना चुकी थी. बट द पर्पस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रेडिंग. इट कवर्ड ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड, और उसी वजह से 70% से ज्यादा दुनिया अंग्रेजों की गुलाम बनी. सो जस्ट इमेजिन व्हाट हैपेंड. If you look upon the exports of India, another very important point which we need to understand, this are all common things. अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए. जब आप इंटरनेशनल फाइनेंस की बात करोगे, इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करोगे, इंटरनेशनल बिजनेस की बात करोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोग आपसे इंडिया के बारे में पूछेंगे. और इंडिया के बारे में अगर पूछेंगे तो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स जो हैं, जिनको सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर वो आप देखते हो तो यूनाइटेड स्टेट कम्स ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट. सो सबसे पहले अगर आप देखते हो तो यूनाइटेड स्टेट इज हैविंग मोर देन 12% ऑफ share where we export our goods. Then you have UAE around 10%, China around 7.5%, Hong Kong, Singapore, United Kingdom, Bangladesh, Germany, Netherlands, and Nepal. These are the top countries with whom we were involved in exporting, right? Now if you look upon the import partners, Indian कंपनीज सबसे ज्यादा, अगर हम बात करें इंडिया, हमारे देश की बात करें, 2019 में द बिगेस्ट इंपोर्ट पार्टनर ऑफ इंडिया वाज चाइना. 16.3% गुड्स हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते थे. यूनाइटेड स्टेट्स यू हैव 5.5% इंपोर्ट. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अराउंड 5.2%. सऊदी अरेबिया अराउंड 4.8%. स्विट्जरलैंड अराउंड 4.7%. अब दिमाग यहां पे ये आता है कि देखिए यूएई और सऊदी अरेबिया यहां पे क्यों दिखाई दे रहे हैं? कोई बता सकता है व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दैट? पेट्रोलियम. Oil. Absolutely, very good. So India is one of the topmost country which is importing the maximum oil across from the globe. उसके अलावा एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट और था जिसको हमको जानना जरूरी है. What are those things which we export, और जीडीपी में उनका कितना योगदान है? लेकिन उसके पहले अगर हम देखते हैं सबसे ज्यादा इंडिया में, तो इंडिया में जिन चीजों को सबसे ज्यादा हम लोग जिन चीजों को हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर उनको देखने की बात करें तो यू हैव जेम्स एंड ज्वेलरीज,
You have leather and leather products, you have electronic goods, you have tea, tobacco, meat, dairy and poultry products, you have coffee, marine products, spices, plastic, fruits and vegetables, and rice. These are the most important products which we believe are the best in India, and that's why we are in a position to export them the most. सबसे ऊपर नंबर आता है जेम्स एंड ज्वेलरी का। राइस की जब बात करें तो दिस इज अ वेरी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। आज की तारीख में राइस एक्सपोर्ट में इंडिया का नंबर कौन सा है, कोई बताएगा मुझे? एनी गेसेस? एंड हु इज द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर? हाँ जी बताइए। थर्ड और फोर्थ। टॉप पे कौन है? चाइना। चाइना के चावल उगते तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि सबसे ज्यादा चावल चाइना खुद ही कंज्यूम कर लेता अपने उगाए हुए, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाता इतने ज्यादा। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। विच इज द कंट्री विच इज द मैक्सिमम एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड? नंबर वन, विच इज दैट कंट्री ऑल्दो above India in export of rice have imported rice from India. Recently एक ऐसा देश जो कि हमसे ऊपर है राइस एक्सपोर्ट में, उसने हम ही से राइस इंपोर्ट करे, इंडिया ने उसको राइस बेचे। उसका कारण क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, राइस की जब बात करते हैं हम लोग जनरल नॉलेज की, तो वो कौन सा स्टेट है इंडिया का जिसने राइस एक्सपोर्ट के लिए सिंगापुर के साथ एमओयू साइन किया, और वो कौन से वाले राइस थे? ठीक है, दीज आर स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस व्हिच आई हैव आस्क्ड। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपसे हमेशा पूछता रहूंगा, लेकिन आपको इनके आंसर निकाल के मुझे बताने होंगे। ठीक है, एक छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज आपके लिए इसी स्लाइड पे नीचे लिखी हुई है, अगर आप उसको ध्यान से देखते हो तो I'll just go through it. If exports are about 15% or less of GDP, the economy is considered to be relatively closed, as only 15% of its products are sold internationally. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिलेटिवनेस की बात करी गई है, लेकिन एक क्लोज्ड इकोनॉमी की रिलेटिवली क्लोज्ड इकोनॉमी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो देश 15% का अपने जीडीपी का एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाता है। तो जो देश जीडीपी में 15% कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट का नहीं लेके आते हैं, उससे कम रहता है, तो उनको क्लोज्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में डाला जाता है। एंड इट अप्लाइज टू यूएसए एज वेल, बिकॉज US is not able to export around 15%, even it is less than 15%। तो सोचिए वो क्लोज्ड इकोनॉमी की कैटेगरी, वो सबसे बड़ा परचेजर तो बन गया है दुनिया का, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। सोचिए डेवलप नेशन होने के बाद भी। और उसके बदले यूरोपियन कंट्रीज आर देयर, स्मॉल स्मॉल यूरोपियन कंट्रीज व्हिच आर having more than 40% of contribution in GDP due to export itself. They are called as more open to international trade, right? So this is another very important point. ये फिगर आप याद रखिए, 15% या लेस अगर आप अपने देश का एक्सपोर्ट करते हो जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में आएगा। और जो देश 15% से ज्यादा कंट्रीब्यूट जीडीपी में एक्सपोर्ट के द्वारा किया जाता है, उसको हम लोग ओपन इकोनॉमी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। Another very important slide for you. What all things are important for us which we are importing? So if you look upon here the pie chart as per the Ministry of Commerce and Industry in year 2018 and 19, minerals are the most important things what we have imported, which contributed around 32.6. Then you have precious metals, which we are importing, electrical machinery and equipment, non-electrical machinery, nuclear reactor boilers, metals, chemicals, and others, right? So these are the important things what we imported in year 2018 and 19. एक बड़ी मजेदार सी एक sarcastic comment है ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करने के लिए। This beautiful lady, I hope everybody knows her name.
सामने लिखा हुआ आपके सामने, ये कौन है? ये है प्रिंसेस डायना। डायना। इनकी मौत को भी उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के एग्जाम्पल के साथ जोड़ दिया। बहुत पहले जब व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे तो मेल चलती थी, और मेल में एक ये बड़ी मजेदार सी मेल आई थी मुझे, तो उसको मैंने आपको दिखाने के लिए, हमेशा अपने बच्चों को मैं दिखाता हूं। ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करने के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। I'll just go through it. An English princess with an Egyptian boyfriend rashes in a French tunnel, driving a German car with a Dutch engine driven by a Belgian who was drunk on Scottish whiskey. Followed closely by Italian Pepezzari on Japanese motorcycles, treated by an American doctor using Brazilian medicines. This is sent to you by an Indian using Bill Gates technology. And you are probably reading this on your computer that uses Taiwanese chips and a Korean monitor assembled by Bangladeshi workers in a Singapore plant, transported by a Pakistani lorry drivers, hijacked by an Indonesian, unloaded by a Cilician longshoreman, and trunk to you by a Mexican illegal. That is, my friend, is ग्लोबलाइजेशन। बताइए, जो प्रिंसेस डायना की डेथ हुई उसको कैसे इन्होंने ग्लोबलाइजेशन के स्वरूप में ढाल दिया। इसमें इंग्लिश प्रिंसेस, इजिप्शियन बॉयफ्रेंड, डच इंजन, फ्रेंच टनल, बेल्जियन ड्राइवर, Italian Pepezzari, Japanese motorcycle, Brazilian medicine. You can just wonder how the globalization can be defined now. Globalization is the process of increased interconnectionness among countries, most notably in the areas of economics, politics and culture. Globalization का मतलब आपकी कनेक्टिविटी का जुड़ जाना है, दुनिया भर के देशों का आपस में, दुनिया भर की मार्केट का आपस में जुड़ जाना है। और जब जुड़ने की बात होती है तो वो इकोनॉमी का जुड़ना भी होता है, वो पॉलिटिक्स का जुड़ना भी होता है, और वो कल्चर का जुड़ना भी होता है। The ever increasing capacity for and efficiency of how people and things move and communicate make globalization possible. Capital is being moved globally with the ease of electronic transfer and rise in perceived investment opportunities. At its core, globalization is an easing of borders, making them less important as countries become dependent on each other to thrive. Some scholars claim that governments are becoming less influential, very important point, in the face of increasing economic world. You can see the example of Facebook and Google. They are so big and giant कि वो देशों को कुछ समझते ही नहीं हैं। अमेरिका जैसा देश इनसे परेशान है, इनके साइज से परेशान है, इनको तोड़ने की बात कर रहे हैं वो लोग। Now there are certain positive aspects of globalization. Just imagine that you are having a chance of working in a multinational company. Why? Because multinational companies have their existence due to globalization. आज सबसे पहले आप डिलॉइट में जाके काम करने की सोचते हो, कॉग्निजेंट में जाके काम करने की सोचते हो। ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि आप जुड़ चुके हो अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ, दुनिया भर के हर बड़े देशों के साथ। As more money is poured into the developing countries, a greater chance of people in these countries to economically succeed and increase their standard of living. Global competition encourages creativity and innovation and keeps prices for commodities and services in check. Competition भी बड़ा है, उसकी वजह से prices भी नहीं बढ़ पा रही हैं। ये एक positive aspect globalization का है। Developing countries are able to reap the benefits of the current technology without undergoing many of the growing pains associated with the development of these technologies. जो टेक्नोलॉजी आपके देश में जिन चीजों का आविष्कार ही नहीं हुआ है, आप उन चीजों का भी यूज इस तरीके से कर रहे हैं जैसे आप ही के देश के द्वारा बनी गई है। सोचिए क्यों? क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आज की तारीख में बहुत आसान हो गया है। किसी दूसरे देश में किसी चीज का आविष्कार होता है, उसका यूज कहीं दूसरे देश के लोग करते हैं।
That is because of globalization. Governments are able to better work together towards common goals. Now there is an advantage in cooperation and improved ability to interact and coordinate and global awareness of issues. आज गवर्नमेंट भी मिल के काम कर रहे हैं, दो देशों के सरकार मिल के काम कर रही है. चाइना का टेरर अगर इतना ज्यादा है तो क्वाड नेशंस का फॉर्मेशन किया जा रहा है. ये सब इसीलिए पॉसिबल है कि हम लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस की वजह से जुड़ पाए हैं. There is a greater access to foreign culture in the form of movies, music, food, clothing, and more. The world has more choices now. Aaj Amazon Prime, Netflix, Hotstar, all these are not Indian companies. They are the companies which are international. This are possible, or this is possible just because of globalization. But जहां globalization के कुछ positive aspect होते हैं, वहां नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट आउटसोर्सिंग. अगर आपके देश में सामान महंगा बनता है तो आप किसी दूसरे देश के लोगों को बनाने के लिए काम दे देते क्योंकि वो सस्ता बना पाते हैं. इससे होता यह है कि आपके लोगों को जॉब नहीं मिलती है. दैट इज द डिसएडवांटेज. डिफरेंट कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड मर्ज टुगेदर. तो आपका जो लोकल कल्चर है उसको फेड होते हुए हम देख पाते हैं अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करी जाए. इंडिया का क्या ये सही है इंडिया के लिए कहना कि गलत है? आप इसके ऊपर जस्ट सोचिएगा. जस्ट थिंक अबाउट वेदर वी इन इंडिया बिलीव इन दिस दैट आवर कल्चर फेड्स और वी अकोमोडेट द फॉरेन कल्चर. जरा सोचिएगा. There may be greater chances of disease spreading worldwide as well as infectious species that could prove devastating in non-native ecosystem. इमेजिन करिए कि आज से कुछ साल पहले इबोला नाम की एक बीमारी अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका के अंदर देखी गई थी जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है. वो इबोला केवल अफ्रीका में ही पैदा हुई और अफ्रीका में ही खत्म हो गई. लेकिन कोरोना जो कि पिछले साल, जिसको कि एक साल हो चुका है, वो चाइना में सबसे पहले देखा गया लेकिन दुनिया भर में फैल गया. कारण क्या है? जस्ट थिंक अबाउट इट. व्हाट कैन बी द रीजन? ग्लोबलाइजेशन, कनेक्टिविटी एंड ग्लोबलाइजेशन. वुहान से कम 7 से 10 फ्लाइट डेली चलती है अमेरिका में और दूसरे देशों में. अगर वो फ्लाइट नहीं चलती होती तो आज वो बीमारी एक देश से दूसरे देश में इतनी जल्दी फैलती नहीं. और यही कारण है कनेक्टिविटी का कि लोगों के देश के लोग आपस में इतने ज्यादा जुड़ चुके हैं कि वो बीमारी को भी कैरी आसानी से कर पाए हैं. और पूरा दुनिया, पूरा ग्लोब हम लोग कोरोना की चपेट में देख रहे हैं आज की तारीख में. दिस इज जस्ट अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. There is a little international regulation, an unfortunate fact that could have dire consequences for safety of people and environment. Environment issues भी बढ़ गए हैं. प्रॉब्लम्स ये भी होने लगी है कि हम लोग कैपेसिटी से ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे हैं. दुनिया भर के देशों को हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं. प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जब हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. बिकॉज हमारी कैपेसिटी से ज्यादा हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं. दैट इज ऑल्सो बिग इशू रिलेटेड टू द एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर आप देखते हो तो लार्ज वेस्टर्न ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन सच एज IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय पावरफुल नेशंस. आज की तारीख में जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं जो कि ट्रेड को, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसकी वजह से? बड़े बड़े देशों की वजह से. WHO was not able to declare corona as a worldwide spread disease initially. चाइना के इन्फ्लुएंस में. This is what is negative aspect of globalization. Now when we talk about globalization, एग्जैक्टली अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो न केवल इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की बात होती है बल्कि सोशली एंड पॉलिटिकली आल्सो द कंट्रीज जॉइन टुगेदर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स, वी हैव 3 types of connection together. One is economic. Countries that trade with many others and have few trade barriers are economically globalized.
Then we have social globalization, a measure of how easily information and ideas pass between people in their own country and between different countries. China is one of the nations जिसने अपने आप को socially, connect होने से रोक दिया. Economically, they have been a leader, but socially they have stopped. वहां पे Facebook, वहां पे Google, ये सब नहीं allowed है. सोचिए उसकी वजह से वहां अंदर क्या हो रहा है दुनिया के किसी भी कोने में किसी को नहीं पता. This is how strong they have created the barrier. These are social barriers. और हमारे यहाँ पे किसान आंदोलन हो रहा है और क्रेटा थैनबर्ग सोशली इतनी ज्यादा एक्टिवली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कि बेंगलोर की एक लड़की तक को जेल में डाल दिया गया है. This is social globalization. Can you just imagine these examples? Political globalization, the amount of political cooperation there is between countries. मोदी जी गोइंग टू ट्रम्प्स के कैंपेन में लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव लड़ रहे थे तो मोदी जी को उन्होंने बुलाया था ताकि लोकल इंडियंस को वो लोग ट्रम्प के फेवर में प्रमोट कर पाए. अगेन जापानीज प्राइम मिनिस्टर ready to give such a huge amount of money in India for setting up bullet train. उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपको मालूम है और कितने साल का लोन हमको मिला है बुलेट ट्रेन के लिए जापान से? Sir, rate of interest I think 0.01%. और कितने साल के लिए मिला है वो लोन? 50 years. सोचो सोचो एक तरीके से फ्री का ही पैसा मिला हुआ है हमें. जस्ट इमेजिन क्या रेट करेंसी एक्सचेंज रेट चेंज नहीं होगा क्या? नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल गया हमको एक तरीके से. सोचिए. Now this is a very important slide. Just go through it. How can companies can enter the foreign market? This is a very important slide for everyone. किस तरीके से एक कंपनी दूसरे देश में एंटर कर सकती है ये चीज आपको याद रखनी होगी. Number one is export. It can be direct or indirect. Then you have joint ventures. Then you have mergers and acquisitions. Then you have licensing and franchising. You have strategic alliances. You have management contracts. You have contract manufacturing. And most importantly, FDI, that is foreign direct investment. ये वो तरीके हैं जिससे कोई भी देश की कंपनी किसी दूसरे देश में जाके अपने आप को स्टैब्लिश कर सकती है. एक्सपोर्ट, जॉइंट वेंचर्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. समझ में आ गया? कितने पॉइंट्स हैं? 8 different techniques of a company which can become global. आप जस्ट सोचिए अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज किस तरीके से हमारे देश में एग्जिस्ट कर रही हैं. क्या वो केवल एक्सपोर्ट करती हैं? तो वो कौन सी कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट कर रही हैं इंडिया में? जॉइंट वेंचर्स के साथ कौन सी कंपनी हमारे साथ जुड़ी हुई है? इन कंपनीज के नाम ढूंढने की कोशिश करिए. मर्जर्स एंड एक्विजिशन के साथ कौन सी कंपनी हमारे साथ जुड़ी हुई है? लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजिंग के नाम पे कौन सी कंपनी हमारे साथ जुड़ी है? स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में कौन सी कंपनी जुड़ी है? जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ दोस कंपनीज एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो द नेम्स ऑफ दोस कंपनीज. किस तरीके से एंटर करी हैं? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, राइट? दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू. जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द कंपनीज in India by which mode they are surviving in India. Now is another very important slide. अभी मैं ब्रेक लेता हूं 1 मिनट के लिए.